मुझे थोड़ा लेट समझ में आया कि मुझे एक्टिंग को प्रोफ़ेशन बनाना है। तब मैं बहुत उस दौर से गुज़र रहा था कि यार मैं करूँगा क्या ज़िंदगी में? होता क्या है हमारे यहाँ कि अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं क्लास के अंदर, वो सही भी है, आप पे नज़र ही नहीं जाती टीचर्स की। मार्क्स कम हैं तो आपके बारे में बात नहीं होगी, आप पीछे छुपते रहेंगे। कॉलेज में स्टूडेंट्स ने जो सीनियर्स होते थे उस टाइम पर ऐसा आइस ब्रेक करने के लिए ना जूनियर्स को पकड़ लेते थे और कहते थे कि चल कुछ करके दिखा। और वो मैं करने लगा लेकिन बाद में मज़ा आने लगा मुझे। उनको लगता था कि ये वैसे तो बड़ा सीधा-साधा दिखता है और जैसे ये इन चीज़ों में डालो तो ये एकदम निखर के आता है। लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ था कहने के लिए, देखता बहुत था, ऑब्ज़र्व बहुत करता था। अगर इसको आपको प्रोफ़ेशन बनाना है तो आपको इसको भी सीख कर जाना होगा। तो फिर रिसर्च चालू हुई कि कहाँ से सीखा जा सकता है। तो फिर एफटीआई, एनएसडी 2 जगहों का नाम आया। तो वहाँ काफ़ी ग्रोथ हुई और एटमॉस्फेयर जो था काफ़ी लिबरल, ओपन एटमॉस्फेयर, आप सवाल पूछ सकते थे। फ़िल्म को लेकर, मीडियम को लेकर, क्राफ़्ट को लेके बातें कर सकते थे। हम लोग आए थे 2011-12 के आसपास। उन दिनों कास्टिंग डायरेक्टर्स नए-नए शुरू हुए थे। मुकेश छाबड़ा यूज्ड टू डू एड्स मोस्टली उस टाइम पर। लोगों के बारे में तो ख़ैर बाद में पता चला, पहले यही पता चला कि ये आराम नगर का एक एरिया है, जहाँ पर ऑडिशंस होते हैं। और श्रीजी करके एक जगह थी, श्रीजी होटल ओशिवारा में। हमें कुछ आइडिया नहीं होता था, बस ये है कि वहाँ पहुँच जाना है, वहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, ये भी नहीं पता किस चीज़ का ऑडिशन है, क्या नहीं, तो इसीलिए पूछते थे। मेरे लिए कुछ है। आपकी फैमिली में कैसे अलाउ किया आपको कि जा बेटा एक्टिंग कर? हिंदुस्तान, भारत में ना ये क्लास सिस्टम जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो मिडिल के अंदर भी बहुत सारे मिडल्स हैं, लेयर्स हैं। थैंकफुली मैं जहाँ से आ रहा था तो मेरी फैमिली को उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं क्या करना है। उन्हें नहीं पता था, डॉक्टर इंजीनियर इतना पता था। वो बनने के लिए जो भी मदद मेरी कर सकते थे वो करने की। उन्हें आइडिया नहीं था कि इसके अलावा भी करियर हो सकते हैं। मुझे था, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं उन्हें। आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते? मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अच्छी बात ये है कि लौट के जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। जहाँ से आया था उसको चेंज करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए आया था। अगर आपके पास लौट के जाने की कोई जगह है, कठिन समय आएगा तो आप फिर शायद पलट सकते हो। यहीं रह गए, यही किया और जितना आप सीखते गए उतना आपको लगता गया कि नहीं यही करना है। अच्छी बात यह है कि एफटीआई से पास आउट हुआ था तो बहुत सारे आपके कलीग्स वहाँ के बैचमेट्स हैं, वो लोग भी उसी जर्नी से गुजर रहे थे। मैं अकेला नहीं था। सीए की बात करते हैं, स्टूडेंट के स्ट्रगल को दिखाया है, तो फिर आपने कैसे प्रिपेयर किया? पहले तो आप सीन्स को पढ़ते रहो, स्क्रिप्ट को पढ़ो पूरे। 3 साल आर्टिकलशिप में जब तक आप छुट्टे पैसों के लिए काम नहीं कर लेते, तब तक अपनी लाइफ के अगले और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, जो है सीए फाइनल। खुद ही जितनी बार आप पढ़ोगे, जैसे किसी भी उपन्यास को या अच्छी लिखी हुई चीज़ को, कहानी को आप पढ़ते हो, क्यों आप इंजॉय करते हो? क्योंकि उसके किसी हिस्से से आप रेजोनेट कर पाते हो। आपको लगता है हाँ ये मैंने महसूस किया हुआ है। तो ये जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आप उसका कोई हिस्सा जिससे वो बात कर रहा है, वो रिलेशनशिप्स क्या हैं, जिस जगह पे वो बात कर रहा है वो चीज़ें क्या हैं, बहुत टेक्निकल होती है उसकी प्रिपरेशन। कुछ खास चीजें जो बनारस से मिली हो आप? यार सुकून मिला, बहुत सारी चीज़ें देखने का नज़रिया बदला मेरा। जब मैं उस फिल्म के लिए शूट कर रहा था 12x12, तो काफ़ी समय मणिकर्णिका घाट पे बीतता था। और वो ऐसा घाट है कि जहाँ पर सामने से ऑलमोस्ट हर 4-5 मिनट में एक डेड बॉडी निकल रही है। और कई लोग हैं जिनकी रोजी रोटी है शवों का अंतिम संस्कार करना, उससे रिलेटेड। तो उनकी नज़र से इन सब चीज़ों को देखना, वहाँ चुपचाप बैठकर, इसका एहसास मुझे सबसे पहली बार बनारस के लोगों को देख के हुआ, उस घाट पर बैठ के जब देखा मैंने। अभी रैपिड फायर क्वेश्चन हम पूछेंगे सर। कोई एक एक्टर जिसके साथ आपको फाइट सीन करनी हो? जॉन अब्राहम के साथ चाहता था, कर लिया था मैंने। कोई एक्टर जिसके साथ एक इंटेंस सीन करनी हो? आई वुड हैव लव कि इरफान क्या बात है सर, क्या बात है सर। या नवाज सर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होता? रिपोर्टिंग वगैरह कर रहा होता कहीं, यार मैं जर्नलिज्म में होता। हाय एवरीवन, आई एम सूरज कुमार एंड यू आर वाचिंग अनफोल्ड विद सूरज कुमार। आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक ऐसे बेहतरीन एक्टर जो हर रोल में अपनी रूह डाल देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की। चाहे बात 12x12 जैसे फिल्मों की हो या चूना या हाफ सीए जैसे ओटीटी हिट्स की, इन्होंने हर जगह अपने वर्सटाइलिटी को साबित किया है। तो कहीं मत जाइए, आज के एपिसोड में इनकी जर्नी को, इनके पैशन को और सपनों को डिकोड करेंगे। एंड ट्रस्ट में ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं।
थैंक यू सो मच कि आप मेरे शो पे आए। शुक्रिया सूरज भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपकी एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? FTI पुणे से आप पास आउट हो, जी। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एफटीआई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सूरज भाई। मुझे बहुत थोड़ा लेट समझ में आया कि मुझे एक्टिंग को प्रोफेशन बनाना है। एज क्या होगा मैं जब आपने ग्रेजुएशन कर रहा डिसाइड था, किया? मैं उस टाइम पर मतलब इतना लेट भी नहीं था, लेकिन हाँ आई वॉज अबाउट 18 19 ईयर्स ओल्ड। तो इसलिए मुझे लगता है लेट है, क्योंकि अब बहुत जल्दी बच्चे समझ जाते हैं कि उनको क्या करना है, पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं कई बार। और उस दिशा में फिर अगर आपको पता चल गया कि जैसे सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते तो बहुत छोटे थे, तब से उनके हाथ में बल्ला है, और उन्हें लोगों ने, उनकी फैमिली ने इनकरेज किया और उसके लिए जो भी ज़रूरत थी। लेकिन वो मेरे केस में वैसा नहीं था। मुझे कॉलेज में गया, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, फिज़िक्स ऑनर्स कर रहा था, बीएससी, तब मैं बहुत उस दौर से गुज़र रहा था कि यार मैं करूँगा क्या ज़िंदगी में। क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छा तब तक बचा नहीं था। मतलब शायद जो सब्जेक्ट मैंने लिए थे, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें मैं एंजॉय नहीं कर रहा था। अच्छा। क्योंकि वो जो, अगर आपने तारे ज़मीं पर देखी है, तो जो ईशान अवस्थी के सामने होता है ना, कि सब नाचने लगता था मेरे सामने कि ये क्या है, टेंसर्स ओह क्या माय है, गॉड! और ये मतलब जब तक फिज़िक्स बातों में होती थी तब तक मुझे अच्छी लगती थी। जैसे ही मैथ्स उसमें आता था, हाँ। तो फिर मेरे मतलब होश उड़ जाते थे कि यार ये तो मतलब मुझे प्रूव क्यों करना है मैथमेटिकली इस बात को। एक तो लाइफ मैंने, में खुद को कर ही हाँ, रहे इतने हैं। सारे बड़े बड़े लोगों ने प्रूव कर दिया, न्यूटन ने कह दिया कि ये 3 लॉ होते हैं, हो गए भाई। मैं भी कह रहा हूँ कि 3 लॉ होते हैं, अब आप मुझसे कह रहे हो कि प्रूव करो कि होते हैं, और वो मैथ्स में साबित करो। तो ये दिक्कत होती थी। फिर होता क्या है हमारे यहाँ कि अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं क्लास के अंदर, और वो सही भी है कि उस वहाँ पर आप उसी लिए हैं, तो आपकी कोई आप पे नज़र ही नहीं जाती टीचर्स की, 50 लोगों का या 30 लोगों का। वैल्यू ही लोग नहीं देते। हाँ, तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो फिर क्या ही, तो मार्क्स कम हैं तो आपके बारे में बात नहीं होगी, आप पीछे छुपते रहेंगे क्योंकि आपको आंसर्स नहीं पता हैं, तो झेप रहे हैं कि कहीं मेरे पे नज़र ना पड़ जाए। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहता था कि मुझ पे नज़र पड़े, लेकिन अब इस सिलसिले में तो नहीं पड़ सकती थी। मतलब कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि कॉलेज में स्टूडेंट्स ने, जो सीनियर्स होते थे उस टाइम पर, ऐसा आइस ब्रेक करने के लिए ना जूनियर्स को पकड़ लेते थे और कहते थे कि चल कुछ करके दिखा, कोई सिचुएशन दे दी और उसमें एक्ट करके दिखा। और वो मैं करने लगा। पहले तो झिझक के, रिलक्टेंटली किया, लेकिन बाद में मज़ा आने लगा मुझे, और काफ़ी पॉपुलर हो गया। फिर अच्छा। ड्रामा जो होता है, बिकॉज ऑफ एक्टिंग। एनुअल फंक्शन वगैरह, हाँ, उसकी वजह से। क्योंकि उनको लगता था कि ये वैसे तो बड़ा सीधा साधा दिखता है, और जैसे ये इन चीज़ों में डालो तो ये एकदम निखर के आता है। तो वहाँ से मुझे भी पता चला कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और दिस इज़ समथिंग आई वांट। मैं अंतर्मुखी किस्म का इंसान था। बहुत ज़्यादा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंतर्मुखी? मतलब शुद्ध हिंदी इंट्रोवर्ट, इतना बोल दिया आपने। इंट्रोवर्ट किस्म का अच्छा, इंसान था। इंट्रोवर्ट टाइप का हाँ, थे। तो मेरे लिए मुश्किल होता था लोगों से जाके बात कर पाना बिना मतलब में, और दोस्तियाँ कर पाना रैंडमली। तो लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ था कहने के लिए, देखता बहुत था, ऑब्जर्व बहुत करता था। स्टेज वो जगह आपको देता था जहाँ पर आपको बुलाया गया है कि आप यहाँ कहिए जो कहना है आपको, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए, देखने के लिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मुझे 2-3 साल में समझ में आया कि ठीक है, जब ले लिया है फिज़िक्स ऑनर्स तो कर लेते हैं इसको ख़त्म, लेकिन करना आगे नहीं करना है इसे। और फिर ये भी समझ में आया कि एक्टिंग का प्रोफेशन जो है वो सीरियस प्रोफेशन है। उसमें जैसे आप कोई भी दूसरा काम करते हैं, इंजीनियरिंग या फिर बाकी सारी चीज़ें, मेडिकल फील्ड में जाते हैं, तो आप सीख के जाते हैं, ट्रेनिंग लेके जाते हैं। तो अगर इसको आपको प्रोफेशन बनाना है तो आपको इसको भी सीख कर जाना होगा। तो फिर रिसर्च चालू हुई कि कहाँ से सीखा जा सकता है। तो फिर एफटीआई, एनएसडी, इन 2 जगहों का नाम आया। और प्लेज़ वगैरह मैंने किए नहीं थे ज़्यादा भोपाल में रहते हुए, जबकि भोपाल में थिएटर का काफ़ी अच्छा कल्चर है। तो क्योंकि थिएटर आपसे काफ़ी टाइम मांगता है, और उन दिनों मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को, क्योंकि फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं थे। तो मैं अपना पढ़ाई करने के बाद उनको पढ़ा रहा हूँ, तो फिर कब मैं थिएटर के लिए जाऊँ, और वो कमिटमेंट मैं दे नहीं पा रहा था। तो मैंने थिएटर नहीं किया था उतना ज़्यादा। इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं, अच्छा भोपाल से हैं तो फिर तो बहुत थिएटर किया होगा, इनको जानते हैं उनको जानते हैं। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं किसी और दौर से गुजर रहा था उस टाइम। तो फिर एफटीआई का पता चला, और फिर उस तरफ की जुगाड़ शुरू हुई कि कैसे वहाँ जाएँ। और एफटीआई का जो वहाँ पहुँचकर जो मुझे सीखने को मिला, जो एक्सपोजर मिला, देश भर के अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिनेमा का जो मक्का होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक
डेडिकेटेड आप उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ काफ़ी ग्रोथ हुई और एटमॉस्फेयर जो था काफ़ी लिबरल ओपन एटमॉस्फेयर, आप सवाल पूछ सकते थे, आप लोगों से समझ सकते थे एक दूसरे को से फिल्म को लेकर, मीडियम को लेकर, क्राफ्ट को लेकर बातें कर सकते थे। फिर बॉम्बे आया और बॉम्बे का जो आपने सुन रखा होगा एक्टर से जो ऑडिशंस में जाने का स्ट्रगल है, स्ट्रगल या फिर जो वो तो प्रोसेस मॉर्निंग में उठते ही पहले सर्च चालू करो भाई कहाँ जाना है। उठाया और निकल गया कि भाई आज देखें कहाँ है। पहले तो फ़ोन पे देखा कि कोई आया है लीड कोई मैसेज आया हो कि भाई यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है वहाँ पे। पहले तो कहीं भी चले जाते थे, मतलब कोई आइडिया ही नहीं है ना, आप किसी को जानते नहीं हो यहाँ पर, और कोई कहाँ से शुरुआत होगी कुछ पता नहीं। तो कोई यहाँ पे random- जो ऑडिशंस के लिए जाते हैं हम लोग, हम्म, तो अभी कितने तरीके के ऑडिशंस अवेलेबल हैं? जैसे एक तो फ़ोन पे आता है बिकॉज आप अपना पोर्टफोलियो दे रखे हो किसी डायरेक्टर को या कास्टिंग डायरेक्टर को, सो दे आर कॉलिंग यू कि मेरे पास ये आज काम है, आप आ जाओ, दैट इज़ द वन। और कोई तरीका है जुगाड़ करके भी ढूंढा जा सकता ये है चेंज होता रहता है, ये जो प्रोसेस है ना सूरज भाई, ये चेंज होता रहता है। जब हम लोग आए थे 2011-12 के आसपास, उन दिनों कास्टिंग डायरेक्टर्स नए नए शुरू हुए थे। मुकेश छाबड़ा यूज टू डू एड्स मोस्टली उस टाइम पर। अब फिल्म बनाते हैं। अब फिल्मों में हैं और काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं वो। इसी तरह से अनमोल और अभिषेक बैनर्जी, गौतम सर थे। तो ये 3-4 लोग थे जिनके बारे में हमको पता चला था कि, लोगों के बारे में तो खैर बाद में पता चला, पहले यही पता चला कि ये आराम नगर का एक एरिया है जहाँ पर ऑडिशंस होते हैं। और श्रीजी करके एक जगह थी, श्रीजी होटल अपना ओशीवारा में। उसी बार तो हम लोग सुबह सुबह, बस हमें कुछ आइडिया नहीं होता था, बस ये है कि वहाँ पहुँच जाना है, वहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, ये भी नहीं पता किस चीज़ का ऑडिशन है क्या नहीं। तो इसीलिए पूछते थे, मेरे लिए कुछ है, डू आई फिट द बिल। और भीड़ लगी है हर किस्म के लोगों की, हर तरह के एक्टर्स की। और आपकी अगर किस्मत अच्छी, जैसे मजदूर किसी सुबह सुबह आप शहरों में होता है ना कि मजदूर एक जगह इकट्ठा होते हैं कि भाई कोई हमको यहाँ से किसी के काम की ज़रूरत हो ले जाए, तो वैसा सेटअप होता था। तो वहाँ से शुरू किया था। अब चीज़ें चेंज हुई हैं, थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। और वो इस वजह से भी होता है कि शुरुआती जो दौर होता है एक्टर का, आपको कोई जानता ही नहीं है, सिर्फ एक शक्ल है आप। तो अगर उनकी जो ज़रूरत है उस वक्त पे, कोई शक्ल ही ढूंढ रहे हैं, वो एक शक्ल और एक एज ग्रुप ढूंढ रहे हैं। कि अगर जो मान लीजिए किसी ऐड की कास्टिंग चल रही है, आई होप आई कैन टेक द नेम, ऐसे ब्रांड का नेम, हम कोई प्रमोट तो कर नहीं रहे। तो अब उसमें एक तो हीरो होगा जो कि ब्रांड एम्बेसडर जिसको कहते हैं, वो तो पहले ही कास्ट होगा, वो एजेंसी ऊपर कर लेते हैं। अब उसमें ये है कि एक दुकान वाला बैठा है जो कोका कोला देगा, उसके लिए उनको एक्टर चाहिए। तो दुकानदार जो है वो, तो वो दुकानदार की इमेज डायरेक्टर के दिमाग में है, डायरेक्टर कैसा होना ने चाहिए। कास्टिंग डायरेक्टर को बता दिया कि इस एज का ऐसा, ऐसे वाला लुक वाला। अब वो कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढ रहा है, धूल में लट मार रहा है कि कौन दुकानदार लग सकता है। और आए हैं सब अपने अपने शहरों से हीरो बनने, कि भाई सबको लीड एक्टर कौन दुकानदार बनने आया था भाई। हर कोई बच्चा नहीं बनने आया होगा घर से शुरू में। तो वो एक स्ट्रगल होती है शुरू में। फिर धीरे धीरे जब आपका एक काम आ जाता है, दो काम आ जाता है, फिर आप अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं। आपको आप पर क्या विश्वास बनने आए थे यहाँ? मैं शुरुआत में तो सर, जब सिनेमा मैंने देखना शुरू किया था, तो हर कोई ईमानदारी से वो जो ग्लैमर होता है उसी के लिए आता है कि तो आप भी उसी के लिए आए थे? आया नहीं था मैं उसके लिए। मैं जब सिनेमा की तरफ जब मैं सोचता हूँ अब कि मुझे क्यों अच्छा लगता था, जो कहानियाँ हम विविध भारती में सुनते थे पहले, विविध भारती और दूरदर्शन यही हुआ। दूरदर्शन। तो इनमें जो इंटरव्यूज़ देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे, और मुझे ये बात अच्छी लगती थी कि अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, इन लोगों को हर कोई जानता है। हर कोई हर जानता कोई है। जानता है, इनके बारे में बात करता है, और इस तरह की इनकी फिल्मों के बारे में बात करता है। मुझे ये बात बहुत मुतासिर करती थी, इम्प्रेस था इस चीज़ से कि यार ये ऐसा होना चाहिए कि आपका काम की वजह से ना लोग जाने लोग जाने आए। तो ये था। तो फिर जिस तरह से सिनेमा आपको प्रेजेंट किया जाता है, आप सिर्फ वही जो मेन चेहरा है वही आप बनना चाहते हैं। फिर वो जब मैं FTI गया तो वो समझ बदली कि नहीं, सिनेमा जो है वो सिर्फ कहानियाँ जो हैं वो सिर्फ एक किरदार की नहीं होती, और की भी होती है। साथ में कहानियों को लिखने का तरीका भी बदला पिछले 10 सालों में। अब आपके पास एक से ज़्यादा किरदार होते हैं एक फिल्म में। आपकी फैमिली में कैसे अलाउ किया आपको कि जा बेटा एक्टिंग कर? मतलब ये तो होता नहीं है। हाँ, देखिए हम लोग अक्सर बात करते हैं ना मिडिल क्लास, लेकिन हिंदुस्तान भारत में ना ये क्लास सिस्टम जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो मिडिल के अंदर भी बहुत सारे मिडिल्स हैं, लेयर्स हैं।
तो और बहुत सारे स्पेसिफिक सिचुएशंस कंडीशंस में फैमिलीज़ और लोग हैं। तो थैंकफुली मैं जहाँ से आ रहा था तो मेरी फैमिली को उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं क्या करना है। उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो उतने एजुकेटेड और वो नहीं थे एक्सपोज्ड टू द एंटायर थी। उनको भी उतना ही पता था, डॉक्टर इंजीनियर इतना पता था। और वही उन्होंने शुरू में कोशिश की वो बनने के लिए, जो भी मदद मेरी कर सकते थे वो करने की। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि इसके अलावा भी करियर हो सकते हैं। मुझे था, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे। ये अच्छी बात है। उन्होंने कभी ना तो मुझे ये कहा कि आप घर पे पैसे भेजो, ये करो वो करो। दे भी नहीं पाए बहुत सारे पैसे मुझे वो, क्योंकि थे नहीं उनके पास। तो उसकी मतलब, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे, पीछे नहीं खींचा। अच्छी बस बात है सर। उन्हें ये विश्वास था कि ये हमसे ज़्यादा जानता है। मैं अपने फैमिली का पहला ग्रेजुएट इंसान था जिसने अच्छा, ग्रेजुएशन की। फिर कौन हाँ, कौन तो ही उन्हें लगता है कि समझाएगा। ये हमसे ज़्यादा जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हाँ, कर हाँ, रहा हाँ, है। हाँ। तो उन्हें बस ये फ़िक्र रहती थी। मम्मी हमेशा ये कहती थी कि देखना बेटा किसी बुरी संगत में ना पड़ो। और उनके हिसाब से बुरी संगत संगत वही शराब, सिगरेट और ये सारी चीज़ें, नशे पत्ती है, ये सब आवारापंथी जिसको आप कहते हैं। तो वो तो खैर बचपन से ही था कि भाई कंचे मत खेलो, पतंग मत उड़ाओ, ये मत करो, उन बच्चों के साथ नहीं, उन बच्चों के साथ नहीं। हालाँकि इंटरेस्टिंगली जब आप एक्टर बनते हैं या फिर इस तरह की किसी फ़ील्ड में जब आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको काम आती हैं। ये हाँ, जिसको आप क्योंकि वही आवाज़ी कहते हैं। उसी उसी को तो आपको पर्दे पे उतारना होता है सर। हाँ, जो जिसे आप आवारगी कहते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो दरअसल एक तरह की उसमें एक फ्रीडम भी होती है, एक आज़ादी भी होती है, आज़ादी होती जो है। कि सब लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। करेक्ट। अगर किसी ने बचपन में एक्सपीरियंस किया है, तो वो फिर पर्दे पर उस आज़ादी को जीता है और उसके ज़रिए ऑडियंस जीती है उस आज़ादी को। एब्सोल्युटली। तो फिर उन्हें मज़ा आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों में इतने नुकसान नहीं है, बस आप बच्चों को बताते रहिए जो गलत कदम है वो ना उठे कहीं पर। लेकिन बहुत ज़्यादा रोक टोक जो है वो उनको उन अनुभवों से वंचित कर सकती है, जो कि मुझे लगता है बचपन में मिलने होना चाहिए सारे मिलने बच्चों को। चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। थिएटर से हुँ। स्क्रीन एक्टिंग तक का जो ट्रांजिशन आपने किया है, उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड एक्सपीरियंस क्या रहा है उसमें, या यू कैन से दैट कि चैलेंजेस कैसे रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएँ, आपके अंदर एक क्लैरिटी हो कि आप अब काम करने के लिए तैयार हो। ये जो प्रोसेस है ना, क्योंकि एक्टिंग जैसी इतना बड़ा समंदर है कि जितना आप सीखते जाते हो ना, उतना ही आपको, अगर आप वाक़ई ईमानदार हो। बाकी तो फिर ऐसा है कि लोग मायापुरी पढ़ के भी सोचते हैं कि हम एक्टर हैं, एक्टर वहाँ है। से उठ करेक्ट, के आ करेक्ट। जाते हैं। तो वो अलग बात है। लेकिन जब आप उसको वाक़ई सब्जेक्ट को पढ़ते हो और समझने की कोशिश करते हो, तो फिर आपको लगता है कि यार अभी तैयार नहीं हूँ, अभी और बाकी है। तो उस तैयारी में मेहनत टाइम लगा। वो जो था उसके लिए लगे, अब कहने के लिए मैं, अब हाफ सी आया, फिर इस तरफ जो फ़िल्में आई, कुछ काम आया, तो लोग ज़्यादा जानने लगे। बट मैं 2008 बल्कि 2003-4 से जब से थिएटर करना शुरू किया था भोपाल में थोड़ा बहुत, वहाँ से अगर काउंट करूँ तब से ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। यही 20 ईयर्स निकल गया ना? 20 ईयर्स निकल गए। अभी कैसे देखते हो उस 20 सालों को? बहुत खूबसूरती से यार, बहुत ही उमंगों भरे साल थे। बहुत सारी चीज़ें मैं देख पाता हूँ। वो जो जर्नी है ना, एक लड़के से आप एक 18 साल के बच्चे से आप जब बड़े होते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती हैं, फिर आप भटकते भी हो, गलतियाँ भी करते हो अपने वहाँ आप से को। सीख करके फिर कुछ बनाते हो हाँ, या बनते हो। तो ये तो खैर लंबा जर्नी है। विस्तृत ब्यौरा होगा इसका 20 सालों का। आपके स्ट्रगल्स जो है, जब आप सोचते हो, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हुँ, राइट? तो उस वक्त जो, जैसे आपने बताया 20 ईयर्स, हुँ, तो उसमें ऐसा कितना वक्त होगा कि जब आपके पास काम नहीं होगा हुँ, और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होगे? हुँ, आई एम श्योर कि ऐसे कितने समय आए होंगे कि पैसे नहीं हैं, हुँ। कैसे स्ट्रगल करना है, मुंबई में इतनी खर्च है। तो उस वक्त में एक एक्टर अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखता है कि नहीं, मुझे तो यही करना है? सबके अपने-अपने नुस्खे हैं, अपने-अपने तरीके हैं सूरज भाई, हर एक्टर आप के। अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते मैं तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अच्छी बात ये है कि लौट के जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। कहाँ जाता लौट के? जहाँ से आया था, उसको चेंज करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए आया था। हो? अच्छा। तो अगर आपके पास लौट के जाने की कोई जगह है, तो तो फिर जब कठिन समय आएगा तो आप फिर शायद पलट सकते हो। कि भाई हम्म, ये सब नहीं होगा हमसे, हम जा रहे हम्म, हैं कहीं, हम्म, हम्म, वही कर लेंगे।
वही क्या कर लेंगे, हमारे इस केस में वो नहीं था कि क्या कर लोगे तो यहीं रह गए, यही किया। और जितना आप सीखते गए उतना आपको लगता गया कि नहीं यही करना है, करना ही ये है। तो बस वो था। बाकी अच्छी बात यह है कि एफटीआई से पास आउट हुआ था तो बहुत सारे आपके कलीग्स वहाँ के बैचमेट्स हैं, तो वो लोग भी उसी जर्नी से गुजर रहे थे। हम्म तो उस तरीके से मैं अकेला नहीं था कि बस मैं ही हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एक्टर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। हम लोग 20 एक्टर्स थे, तो कम से कम 10-12 तो एक साथ बॉम्बे आ ही गए थे। उसके ओके पहले जो सीनियर्स थे हमारे, वो लोग काम करने लगे थे थोड़ा बहुत। तो एक सर्कल होता है जहाँ आप देख रहे होते हो कि अच्छा जो हो रहा है वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, इनके साथ भी हो रहा है, जिनके साथ आप उठते बैठते खाते पीते थे हॉस्टल में। तो वो एक साइकोलॉजिकली आपको ये होता है कि नहीं, ये प्रोसेस का हिस्सा है, सबके साथ होता है। जो आपसे 4 साल 5 साल पहले आ गए, उनसे कभी बात हुई, उन्होंने बता दिया कि नहीं नहीं ऐसा हुआ, हाँ ठीक है, नॉर्मल है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इन दौर से आप गुजरते हो। बाकी मीन्स मुझे आप प्रिपेयर्ड थे हम्म, कि ऑप्शन कुछ नहीं है, करना यही है। हाँ, ऑप्शन नहीं था। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास ऑप्शन, मैंने अपने लिए ऑप्शन रखा भी नहीं था भी नहीं। और कोई ऐसा डर नहीं था मेरे अंदर, क्योंकि जहाँ से शुरू किया था मैंने, वहाँ मतलब मेरे पास लूज़ करने के लिए कुछ था नहीं। मेरे एक टीचर ने मुझे एक बार पूछा था कि जब उनको पता चला कि मैं इस बैकग्राउंड से और इन जगह से आता हूँ, तो उन्होंने कहा कि तो ये करने से डर नहीं लगता कि व्हाट इफ़ यू डोंट सक्सीड। मैंने कहा कि क्या होगा, मतलब जो मैंने ऑलरेडी हासिल कर लिया है। तब तक मैंने एक बार एक जॉब भी की थी कॉल सेंटर में। मुझे पता था कुछ नहीं होगा तो वो तो कर ही लेंगे, है ना। वो तो मेरा हाँ मेरे तो हाथ में है, वो तो हाँ कर ही तो लूँगा। मैं अब लौट के वहाँ तो नहीं पहुँचूंगा जहाँ से आ रहा हूँ, तो वो डर नहीं था ऐसा कुछ। हाफ सीए में नीरज गोयल का किरदार आपने निभाया है, जी, क्या प्रोसेस था? तैयार करने का। हम्म एक तो स्क्रिप्ट अच्छी लिखी थी, तो जब स्क्रिप्ट अच्छी लिखी होती तो एक्टर का आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। हम्म क्योंकि आपको बस उन मोमेंट्स को पहचानना है, उनके साथ रिलेट करना है जो उसमें लिखे हुए हैं स्क्रिप्ट में, और उन डायलॉग्स को इस तरह से बोलना है कि लगे कि आप अभी निकल रहे हैं आपके अंदर से और ये आपके भाव हैं। तो बस मुझे, जो मैं उस दौर से गुजर चुका था, जो नीरज गोयल जिससे गुजर रहा है, जब मैं एफटीआई में जाना चाहता था। मैं कॉल सेंटर में जॉब किया करता था, नाइट शिफ्ट पुणे में। और उसी दिन में जो वीकेंड मिलता था उसमें तैयारियां करता था। इनफैक्ट बाद में मेरा प्रमोशन हो गया था। कुछ कॉल्स लेने की बजाय मैं, एक WFM होता है, वर्क फोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कॉल सेंटर्स में, जहाँ पे आप बैठ के ना कुछ डेटा वगैरह बनाते हो कि कितने कॉल्स आए, कितने गए, किसने किसका एवरेज हैंडलिंग टाइम क्या, ये सब। तो वो सब करता था वहाँ पे। एक टाइम के बाद आपके पास जब US के क्लाइंट्स होते थे, तो उनके यहाँ जब रात होती थी तो कॉल्स आने कम हो जाते थे। तो शुरू के 1-1.5 घंटा मुझे मिलता था रोज़। ओके उस टाइम पर मैं वहाँ का इन्फोसिस के गूगल पे चेक करता था कि विच आर दी एक्टर्स हु डिड दिस, और उनकी कौन सी फिल्म है, क्योंकि मुझे एफटीआई का एग्ज़ाम क्लियर करना था। तो उस तरीके से वो शुरुआत वहाँ से तैयारी कर रहा था मैं। जिस तरीके से मैंने अपने तैयारी की थी एफटीआई में एंट्रेंस की, मुझे लगा कि नीरज भी उसी जद्दोजहद और उसी फीलिंग से गुजर रहा है। तो मुझे बस याद करना था, रिलीव करना था कि कैसा महसूस होता है जब वाकई आप कोई चीज़ पाना चाहते हो और कोई और नहीं समझ रहा होता है, शेयर करने के लिए नहीं होता आपके पास। तो कैसा महसूस होता है। कोई एक पैटर्न है जो आप फॉलो करते हैं जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट होता है? कैसे प्रिपेयर करते हो आप? पैटर्न तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आप सिंपल डायरेक्टर से बात करेंगे, सीन पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट ही बताती है कि इसका पैटर्न क्या होगा। जो भाषा होती है ना, जिस लैंग्वेज में बातचीत हो रही है। एक एक्टर का प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है। हम्म, सपोज दैट मुझे स्क्रिप्ट मिला, मैं अकेले रूम में बंद हो जाऊंगा, देखूंगा, या फिर वर्कशॉप वगैरह जो डायरेक्टर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसमें मैंने प्रिपरेशन कर ली, या फिर बहुत होते हैं कि डायरेक्टर साथ बैठ कर बात कर लिया, पहले पूरा स्क्रिप्ट को पढ़ा, खुद को समझा, उनसे भी कुछ इंसाइट इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, फिर मैं उसको अपने तरीके से प्रिपेयर किया। तो आपका क्या है, हाउ ये डिपेंड करता है सूरज भाई कि स्क्रिप्ट जो है, फिल्म जो है, वो उसका फ्लेवर क्या है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर सीए की बात करते हैं, बिकॉज आपने उसमें स्टूडेंट का स्ट्रगल को दिखाया है, राइट? तो फिर आपने कैसे प्रिपेयर किया? बिकॉज आपको पढ़ाई छोड़े हुए कितना समय हो गया, काफ़ी राइट? टाइम हो गया। हाँ, तो उस चीज़ को मेमोराइज करना फिर हाँ, कैसे तो एक किया? पहले तो आप सीन्स को पढ़ते रहो, स्क्रिप्ट को पढ़ो पूरे, जितनी बार हो सके। और जितना आप पढ़ते हो तो फिर आपको खुद ही जितनी बार आप पढ़ोगे, जैसे किसी भी उपन्यास को या अच्छी लिखी हुई चीज़ को, कहानी को आप पढ़ते हो, तो क्यों आप इंजॉय करते हो,
क्योंकि उसके किसी हिस्से से आप रेजोनेट कर पाते हो, आपको लगता है हाँ ये मैंने महसूस किया हुआ है। तो ये जितनी बार आप पढ़ोगे, अब आपको ये भी पता है कि आप एज अ प्रोफेशनल एक्टर यू आर असाइन टू डू दिस जॉब, इवेंचुअली आपको एक कैरेक्टर करना है। तो आप जितनी बार पढ़ते हो किसी सीन को, उतनी बार आप उसका कोई हिस्सा जो कहा जा रहा है उसमें उस कैरेक्टर के द्वारा अपनी ज़िंदगी से लेके आते हो कि हाँ ये मैंने कहा था, इससे मिलता जुलती बात मुझसे हुई थी। फिर उसके बाद जिससे वो बात कर रहा है वो रिलेशनशिप्स क्या हैं, जिस जगह पे वो बात कर रहा है वो ये चीज़ें क्या हैं, बहुत टेक्निकल होती है उसकी प्रिपरेशन। कोई मज़ेदार किस्से जो सेट पे आपके साथ हुआ हो या आपने किया हो? नहीं यार, मैं उतना मज़ेदार इंसान हूँ नहीं सूरज भाई। क्यों? सेट पे मैं काम करता हूँ। ऐसे मज़ेदार किस्से मतलब मैं उतना प्रैंक करना और वो सब चीज़ें जो होती हैं ना, मैं भी तो सुना करता था, लहरें करके एक प्रोग्राम आता था पहले ना टेलीविज़न पे, उसमें ही दिखाते थे कि भाई ये बहुत शैतान हैं और वो सेट पे ये करते हैं। पर मुझे लगता है अभी तक शायद मैं इतना डरा हुआ रहता हूँ गलती करने से, क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो काम मैं कर रहा हूँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि बाद में मैं रिग्रेट करूँ कि यार मैं मौज मस्ती में लगा रहा और ये चीज़ ना जैसी कर सकता था जितनी बेहतर मैंने नहीं की। तो मेरे लिए इसकी वैल्यू, स्टेक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैं ना घुसा रहता हूँ उसमें कि वहाँ पे भी स्क्रिप्ट में जो है सीन्स जो हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ताकि बाद में रिग्रेट कम रहें कि यार कहीं, क्योंकि ये भी आपने सीखा हार्ड वे कि आप किसी सेट पे गए और मौज ही करते रहे, दोस्त वोस्त मिल गए, दोस्ती हुई आपकी, और जब सीन करने की बारी आई तो आप ऐसे ही करके निकल आए, और बाद में जब वो दिखता है बड़े स्क्रीन पे तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो बड़ा एवरेज काम कर दिया आपने। फर्स्ट थिंग जो आपने बोला कि मज़ेदार नहीं हूँ सूरज भाई, मतलब ये क्या पॉइंट था यार? मतलब मज़ेदार मतलब मैं उस हिसाब से मेरे पास किस्से नहीं है कि एक बार सेट पे ये हुआ था फिर हम वहाँ गए तो मैंने ये कर दिया तो वो कर दिया। उस तरह के किस्से आपको मेरे पास नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक तो इंट्रोवर्ट स्वभाव है मेरा, तो मुझे वक्त लगता है बहुत ज़्यादा, आउटगोइंग इंसान नहीं हूँ। तो मैं सेट मतलब पे खुलने जाऊँगा, में टाइम लगता है हाँ मैं सेट पे जाऊँगा, काम करूँगा, उसके बाद अपने वैन में हूँ या फिर अपने होटल रूम में हूँ जहाँ पे भी नेक्स्ट डे की तैयारी हो रही है। एक दो लोग जिनके साथ मेरी दोस्ती हो गई, डायरेक्टर होंगे या फिर कुछ को एक्टर्स होंगे, उनके साथ लंच डिनर पे जितना मिल लिए, उसके बियॉन्ड मुझे समझ में नहीं आता कि आज छुट्टी है तो चलो एक्सप्लोर करते हैं ये वो। मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि कैरेक्टर से रिलेटेड ही। कैरेक्टर से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड। तो ये हमें ऐसा नहीं अभी का, ये हमेशा से था, इसीलिए मैं एक्टर बना कि मुझे लगा कि मेरे पास कहने के लिए, देखने के लिए इतना कुछ है, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो बोलूंगा तो कैमरे पे बोलूंगा। बोलूँगा तो वहाँ बोलो, क्योंकि असल में बोल दूंगा फिर किसी को बुरा लग जाए, कोई सही है कि नहीं है, ओके। लिख के बता दो मुझे ये बोलना है तो फिर मैं बोल दूंगा अपना बना के उसको। डायरेक्टर के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है? अभी तक तो टचवुड मैंने जितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है बहुत ही बढ़िया। मतलब एक एक्टर को मुझे लगता है कि वो लाइफ में ग्रो कर रहा है कि नहीं अपने करियर में, ये इससे भी उसको हिंट मिलता है कि इज़ ही गेटिंग टू वर्क विथ बेटर डायरेक्टर्स, गुड डायरेक्टर्स। जब आप शुरू शुरू में आते हैं तो कई बार आपके पास चॉइस नहीं होती है, फिर आपका काम देखा ही नहीं है। धीरे धीरे वो लिस्ट बेहतर हो रही है, मैं देखता हूँ कि हर साल कुछ नए अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने को मिल रहा है। और सिनेमा जो है बेसिकली डायरेक्टर्स का मीडियम है। आप दुनिया की बेहतरीन सबसे अच्छी एक्टिंग कर दें, लेकिन एक्टर हों, लेकिन डायरेक्टर को अगर वो नहीं चाहिए तो फिर वो किसी काम का नहीं है। आप बने रहें अच्छे एक्टर। किसी डायरेक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिले या आप इंतज़ार में हैं कि कोई एक डायरेक्टर जिसके साथ आपको काम करना है वो आपको कॉल करे या फिर आपको काम करने का मौका उनके साथ मिले, वो डायरेक्टर कौन होंगे? आप एक काम करो, सुजीत सरकार से अगर आपकी बात होती है तो उन्हें बता दो कि ज्ञानेंद्र त्रिपाठी रेडी है, सुजीत सरकार हो हाँ तो गए। नाम बता दो आप, क्योंकि मैं तो बुलाऊंगा पॉडकास्ट पे सबको। सुजीत वो आएंगे तो आपके बारे में मैं बता दूंगा कि प्लीज़ मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए, मुझे उनका काम बहुत पसंद है। वो हुए, इम्तियाज़ अली हुए, अनुराग कश्यप हैं, हंसल मेहता हैं, वसंत बाला हैं, ज़ोया अख्तर हैं, कुछ जो डायरेक्टर्स हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और बेहतरीन इस सेंस में भी कि एक्टर्स के लिए करने को उनके पास होता है। और अनुभव सिन्हा हैं, यही जो हमारे वक्त के कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स हैं। कोई वजह है कि वो इस वक्त पे इतने सॉट आफ्टर हैं कि उनको लोग चाह रहे हैं कि उनके साथ फिल्म बनाएं, काम करें। जो भी डायरेक्टर्स का नाम लिया आपने, उनमें क्या दिखता है? मैं प्योरली एज एन
एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जब उनकी फिल्में मैं देखता हूँ और उनके एक्टर्स को काम करते देखता हूँ या उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, इस एटमॉस्फेयर में और इन हाथों में अगर मैं जाऊँ तो मैं अपना बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। इनकी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, जैसे अनुराग कश्यप का एक बहुत अच्छा जो तरीका है काम करने का, काफ़ी एक्टर्स ने मुझे बताया, मैंने एक आध बार उनके साथ काम किया है, लेकिन बहुत लंबा ऐसा कैरेक्टर नहीं था। तो जो कि वो सिचुएशन दे देते हैं आपको कि ये सिचुएशन है, ये स्पेस है और ये रिलेशनशिप है तुम दोनों का, है ना? और ये मुद्दा है। हाँ, निपट लो खेलो, आपस में। खेलो, क्या होगा? क्या होगा, खेलो। और वो स्क्रिप्ट बाँधते से भी बाहर चले जाते हैं कभी कभी वो। स्क्रिप्ट से बाहर चले जाते हैं, लेकिन उसमें नया भी बहुत मिलता है। देखिए, एक्टर को आपने लिया है तो एक्टर एक जीता जागता इंसान है, वो भी एक अनुभव लेके आ रहा है अपनी ज़िंदगी का, उसने भी कुछ देखा होगा, तो वो नया कैसे देगा उसमें कुछ? अगर आप उससे सिर्फ जो लिखी हुई लाइनें हैं उतना ही करवाना चाहेंगे, वो भी है एक, अगर लिखा ही गुलजार साहब ने है या फिर इतना बढ़िया लिखा है किसी ने कि उसमें कुछ गुंजाइश नहीं है कुछ और करने की, वो पॉसिबिलिटी है, वो अलग बात है। मतलब लेकिन ये जो डायरेक्टर्स का नाम लिया आपने, ये अगर आप स्क्रिप्ट आपको देते हैं तो इम्प्रोवाइज करने का ऑप्शन भी देते हैं कि आप अपने तरीके से इम्प्रोवाइज करके इसको और जितना बेस्ट बना सकते हो हाँ, बनाओ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं मिला नहीं हूँ ज़्यादातर लोगों से, पर्सनली नहीं जानता इनको मैं, लेकिन मुझे जो बातें सुनता हूँ तो उससे मुझे ऐसा आभास होता है कि यहाँ पर बातचीत, देखिए कोलैबोरेशन एक होता है ना कि एक्टर और डायरेक्टर कोलैबोरेट कर पाएँ। कई बार डायरेक्टर्स क्या, उनको लगता है कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये मेरा है, तुम बस जितना कहा गया उतना करो। उसमें क्या होता है कि आप बहुत बेयर मिनिमम एवरेज जिसको काम बोलते हैं ना वो करके आ जाते हो। जहाँ एक्टर को इतनी जगह दी जाए कि वो आके कह दे कि सर मुझे ये सीन में ना ये वाली लाइन में या फिर इस जगह पर ये कर सकते हैं क्या, अच्छा रहेगा। वो भले रिजेक्ट कर दे, अच्छा ना हो, लेकिन कम से कम एक्टर को ये सहूलियत हो कि वो अपने मन की बात कह सके वहाँ, कह सके। है ना? हाँ। कोलैबोरेशन जिसको बोलते हैं ना, वो वाला जो स्पिरिट होता है वहाँ पर आप बेहतर काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपको लगे कि आप भाई मजदूरी करने आए हैं, आपको ये लाइनें दी गई हैं, लाइनें बोलें और घर जाएं। तो फिर आप लाइन बोल के निकल आते हैं, अलग अलग ऊपर नीचे, यहाँ पे स्ट्रेस डाल के वहाँ स्ट्रेस डाल के, इसको डिज़ाइनिंग कहते हैं ना, कि डिज़ाइन करके आप चले आए, प्लेइंग फॉर द गैलरी, वो भी काम आना चाहिए आपको। लेकिन मुझे लगता है मज़ा तभी आएगा। अगर अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिला, हम्म, मिलेगा, आई एम वेरी मच श्योर कि कभी ना कभी मिलेगा ही, जी। तो अगर मिलता है हम्म। तो किस तरह का रोल आप एक्सपेक्ट करोगे उनसे कि वो आपको मिले? जो भी उनके बेस्ट रोल है, मैं कम क्यों एक्सपेक्ट करूं उनसे? फिर ये बेस्ट जो भी बेस्ट जो भी उन्होंने नवाज भाई को दिया, ओह माय या गॉड। फिर क्या कहते हैं, मनोज वाजपेयी सर को दिया, या फिर अगली में जो उन्होंने काम किया दिया था, कोई भी उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो भी छोटे कैरेक्टर्स भी अच्छे होते हैं बहुत, जो प्राइमरी कैरेक्टर्स उनके पास तो करने के लिए कितना कुछ होता कोई भी एक फिल्म उनका उठा लो आप, है। कोई एक कैरेक्टर जो आपको बहुत पसंद आया, अगर अगर आप सोचते हो तो लगता है कि नहीं मुझे भी ये अगर मिलता तो मैं अच्छे से कर पाता उसे। अच्छी बात यही है कि इसीलिए मैं शायद उनका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि उनकी फिल्में देख के मुझे यही नहीं लगा कभी कि ये मैं नहीं कर सकता था। मुझे लगता था मैं भी यही सब कर सकता हूँ। मैं ये सब कर सकता हूँ, ये मुझे आता है। चाहे वो रमन राघव हों, ऑब्वियसली आई मीन उन लोगों ने, नवाज सर ने और मनोज वाजपेयी, इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन उम्दा काम किया है, बहुत टॉप क्लास काम किया है। लेकिन एज एन एक्टर आपको लगता है कि क्या आपके पास वो डिसिप्लिन और वो रेंज है कि आप इसके आसपास अगर आपको मौका मिलता तो कर पाती? आता है दिमाग में आपके ख्याल? और विथ ऑल ह्यूमिलिटी मुझे लगता है हाँ मैं कर पाता। कोई एक रोल आपने फर्स्ट टाइम कैमरे पे किया हो एक्ट, वो क्या था? सबसे पहली बार मैंने अपने आप को कैमरे पे देखा था, हम लोग एक प्ले कर रहे थे एफटीआई में, गुरुदत्त की लाइफ के ऊपर हमने एक प्ले डिवाइस किया था, शब की सहर। उसको अतुल कुमार जी हैं एक थिएटर डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट किया था। उसमें गुरुदत्त की एक फ़िल्म का कोई एक छोटा सा सीन 1 मिनट का उन्होंने उठा के शूट किया था। मैं और शायोनी मेरी बैचमेट एफटीआई से, तो हम दोनों ने उसमें ऐड किया था। तो मैं गुरुदत्त वाला पार्ट कर रहा था और वो शायद वहीदा जी का पार्ट कर रही थी। Okay. तो वो सीन हमने शूट किया था, और क्योंकि वो फॉर्मेट ऐसा था कि प्ले चल रहा होगा और बीच में पीछे स्क्रीन लगी रहेगी, और स्क्रीन पे भी अचानक से एक सीक्वेंस में गुरुदत्त की किसी फिल्म का एक सीन, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सीन का क्लिप, वो एक्टर्स एक्ट आउट कर रहे थे उसको। तब मैंने पहली बार अपने आप को पर्दे पे देखा था, बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्टर से उन्होंने दिखाया था। उसके पहले एक आध बार जो छोटे मोटे बाकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि सब बच्चे ही होते हैं, तो
हमारा ऐसा 6 शॉट होता है, 10 शॉट होता है, एज एक्सरसाइज आपको दिया जाता है कि 6 शॉट में आप एक फिल्म बनाओ, एक कहानी बताओ, 10 शॉट में आप बताओ। तो अब तो इतने कच्चे होते थे कि देखा ही नहीं जाता था अपने आप को, और देखते भी थे छोटे वाले स्क्रीन पे छोटा। तो लगता था हे भगवान, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम गलत आ गए, एफटीआई भी बर्बाद कर दोगे तुम। लेकिन हाँ, जब तक ये प्ले हुआ तब तक 1 साल हो गया था, 1 साल की ट्रेनिंग हो गई थी, तब फिर लगने लगा कि नहीं, इम्प्रूवमेंट है कुछ। लूट कांड ड्रामा सीरीज आपने करी है जी। उसमें सबसे आपके कैरेक्टर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ में थी? ये जो डायरेक्टर हैं रुचिर अरुण, ये मेरे एफटीआई के सीनियर हैं, और इनके साथ पहले मैं एक और वेब सीरीज़ थी घर वापसी, उसमें कर चुका था काम। एफटीआई में भी इनफैक्ट इनका जो प्लेबैक एक एक्सरसाइज होती है वो मैंने की थी। सो हम जानते थे एक दूसरे को पहले से। वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई, अब ना तो वो सारी दिक्कत हुई उसमें कुछ। मुझे लगता है जो मेहनत वाला काम था वो यही था कि जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि किसी मकसद के साथ वो यहाँ पर है, वो मकसद दिखना नहीं चाहिए आपको, अच्छा। क्योंकि स्क्रिप्ट में बहुत बाद में पता चलता है कि वो क्यों कर रहा है ये सब। तो और ऑन द फेस ऑफ इट वो टीचर है, शिक्षक है, पढ़ाता है बच्चों को, तो उसको एक टीचर वाली वाइब भी लेके घूमना है, ताकि आपको लगे कि हाँ टीचर ही है यार। फिर आपको लगे कि नहीं, कैसा टीचर है ये। तो ये जो है ना, इस चीज़ को आपको बुनना था कि कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ पे ऑडियंस को लगी नहीं, 1 मिनट ये कैसा टीचर है। तो उसमें थोड़ा काम लगा, बाकी तो ठीक है। जो फर्स्ट वर्क आपने किया था, हम्म। आपका स्क्रीन प्रेजेंस कितना स्ट्रांग था उस पर? सूरज भाई, ये समझ भी ना धीरे धीरे आपकी बेहतर होती है अपने आप को देख पाने की। जब मैं कॉलेज में ही था एफटीआई में, तो 1 साल के बाद आपका 1-2 महीने की कुछ छुट्टियां होती हैं, 1 महीने की गर्मियों की छुट्टियां। तो उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे आया था ये देखने के लिए कि पता तो चले बॉम्बे जो है वो कैसा शहर है, क्या है। तो यहाँ पर मेरे एक सीनियर रहते थे, नीरज मालवी, उनके घर रुका हुआ था, और वो जा रहे थे ऑडिशन देने, क्राइम पेट्रोल करके एक शो आता था। तो उन्होंने कहा चलेगा। अब मैं किसी और को जानता भी नहीं था, उनके रूममेट्स को, तो मैं चला गया उनके साथ। मैं बाहर बैठा वेट कर रहा था, और उन्होंने ऑडिशन दिया, वो कास्टिंग वाला उनके साथ साथ बाहर आ गया, सुनील नाम था उनका। तो उन्होंने देखा कि बाहर कौन कौन बैठा, मैं भी बैठा, तो उनकी नज़र पड़ी, बोले कि आप तुम भी एक्टर हो? मैंने कहा मतलब बन रहा हूँ अभी, ट्रेनिंग में हूँ। बोले हो बॉम्बे में हो 3-4 दिन? मैंने कहा हाँ, तो दोगे ऑडिशन? मैंने कहा हाँ, ऑडिशन देने में क्या दिक्कत है, दे देते हैं, इसी के लिए तो आए हैं पता करने क्या होता है। ऑडिशन दिया और वो कैरेक्टर मुझे मिल गया। तो एक तरह से वो पहला मेरा प्रोफेशनल जो काम था ना, जिससे मुझे पैसे मिले थे कुछ, मुझे याद 2-2.5 हज़ार रुपये कुछ मिले थे एक दिन के। और मैं जब ये कब की बात है? ये 2010-11 के आसपास की, और 2 दिन का कुछ काम था। ऐसा सोच रहा था मैं जब वापस जा रहा था कि 2,500 रोज तो महीने के तो हो गए भाई, 30 दूनी 60, और अरे यार बहुत बढ़िया लाइफ सेट है यहाँ आके यार। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये 2,500 कई बार आपको 2.5 महीनों में मिलते हैं। तब पर मुझे लगा ठीक है, काम मेहनत से किया था उस समय जितनी समझ थी। 12x12 में आपने सूरज का रोल प्ले किया है, तो वहाँ के जैसे वाराणसी में आपने ये शायद शूट किया था, वहाँ के कल्चर को कैसे आपने समझा और फिर कैसे प्रिपेयर किया था इस रोल के लिए? 1 हफ्ते पहले पहुँच गया था मैं, और शूट शुरू होने के पहले वहाँ की गलियों में घूमना, लोगों से बात करना, ज़्यादा किए बिना किसी मकसद के घूमते रहना, सुनते रहना लोगों को क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात करते हैं। अच्छा। 2-4 दोस्त बना लिए वहाँ पर। अच्छा। एक आध मित्र थे जो कि एक्सेंट वगैरह में हेल्प कर रहे थे, जो जिनके साथ गप्पबाजी होती थी। जब एक्टर किसी जोन में होता है, तैयारी के जोन में होता है, तो पूरी तरीके से उसके सेंसेस खुले होते हैं। तो क्योंकि आप चाह ही वो रहे होते हैं ना, वही सीख कर रहे होते हैं, वही मैं तो उस वजह से उस टाइम पर आप सारी चीज़ें ज़्यादा एडवांस तरीके से आपको काम कर रहे होते सेंसेस। तो बस 1 हफ्ते पहले मैं पहुंच गया था, और स्क्रिप्ट पढ़ने के साथ साथ यही था कि ऑथेंटिक लगे, ये बातचीत जब करे तो लगे कि यहाँ का रहने वाला है। तो वहाँ के लोगों के साथ आप जितना वक्त बिताओगे, और खुद कम बोलिए, उनको ज़्यादा सुनिए, उनके जो अड्डे हैं, उनकी जो गप्पबाजियाँ हैं, उसमें आप शरीक हों, चुपचाप जैसे दीवार पे कोई मक्खी बैठी रहती है ऐसे आप बैठे रहें, एब्जॉर्ब करते रहें, और थोड़ा थोड़ा उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करें। फिर कि जैसे कि भैया महादेव वहाँ पे क्या है कि जो सब भैया महादेव, क्या 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 महादेव? महादेव मतलब आप एक दूसरे को जैसे नमस्ते या प्रणाम करने के लिए भैया महादेव। अच्छा, जैसे जैसे नॉर्थ में हमारे साइड में होता है ना, हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम, तो इस तरह का वहाँ महादेव है। अच्छा। तो महादेव का गुरु का गुरु का गुरु सब ठीक। हाँ, तो वो जो हैं उनके
वो जब पान खाने जाते हैं तो कैसे पान मांगते हैं, हम्म और किस किस तरीके से पान मांगते हैं, पान खाते हैं तो फिर उसके बाद जब बात कर रहे होते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं उसको, तो ये पान बहुत मतलब हाँ इंटीग्रल पार्ट है उनके कल्चर का। और फिर घाट पे आप जाते हैं तो उसमें फिर वैरायटी क्या है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनमें वैरायटी क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा शहर सिर्फ आप उसमें ही सीमित कर दें कि बस पान खाना और का गुरु महादेव करना ही वो रब बनारस है। वो बहुत कुछ। मोटा एक हाँ। चेहरा हो सकता है उसका पहला फेस। हम्म उसके अंदर आप जाएंगे, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से मिलेंगे। बीएचयू में चले जाएंगे तो बनारस बदल जाता है। इनफैक्ट घाट जो है, गंगा के किनारे जो अलग अलग घाट हैं, उसमें आप चलते जाइएगा तो जो 80 घाट तक पहुंचते पहुंचते आपको लगता है आप कितने कल्चर्स देख के आ गए। हाँ हाँ, तो क्योंकि क्राउड बदलता है। जो मणिकर्णिका घाट है वहाँ पर ज़्यादातर अंतिम संस्कार वगैरह होते हैं, तो उससे रिलेटेड बातें, उससे रिलेटेड बिजनेस, उससे रिलेटेड लोग, उनकी आवाज़ें, वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। दुकानें वुकानें, लकड़ी की दुकान है वहाँ पर, फूल माला की दुकान होंगी, इस तरह की चीज़ें। अगर आप आगे चले जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो 80 के आसपास पहुँचते पहुँचते वहाँ पे फिर वो चल रहा है, बड़ा सा शिप चल रहा है। और फिर वहीं पर आप, वो आपके लिए शहर के जो यूथ है उनके लिए गिटार लेके बैठे हुए हैं, अंग्रेज़ी गाना चल रहा है। बीच में से आप साधुओं के उसमें से भी निकलते हैं घाट से, जहाँ साधु बैठे हैं बबूत वबूत लगा के। मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट हाँ, एक्सपीरियंसेस। तो आप बस दिमाग खुला रखिए, आंखें कान सेंसेस खुले रखिए और देखते रहिए कि ये क्या ऑब्जर्व दुनिया। करते रहो हाँ, बैठ के। आरती अटेंड कीजिए, अजान अटेंड कीजिए। जो दोस्त हैं अलग अलग रिलीजन धर्मों के, उनसे आप मिलिए। बनारस में ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी ये जो जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं हिंदुस्तान की तरफ, वहाँ पर आपको इतनी ओपन डिबेट्स और कॉन्वर्सेशंस लोग कर लेते हैं आपस में। दो दोस्त हैं, दोनों साथ में पले बड़े हैं, दोनों अलग अलग ऑब्वियसली रिलीजन या उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन किसी भी बात पे आप उनको बात करते देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ओपन। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई और मन मुटाव, उसके बाद वापस जाके वो वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, साथ में रहेंगे। इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता उन पर, जो कि इतनी सुंदर बात है। मतलब अपना पॉइंट को हाँ, क्लियरली रखते उतनी उनके हैं। पास जगह रखी है उन्होंने कि आप जो अलग सोचते हैं मुझसे, जिसमें मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, उसके लिए भी जगह है उनके पास, और उससे उसका कोई असर उनके व्यक्तिगत संबंध पर नहीं पड़ता, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है जिन दोस्तों को मैं मिला उनके बीच में। कुछ खास चीज़ें जो बनारस से मिली हो आप? यार सुकून मिला, बहुत सारी चीज़ें देखने का नज़रिया बदला मेरा। जब मैं उस फिल्म के लिए शूट कर रहा था 12x12, तो काफ़ी समय मणिकर्णिका घाट पे बीतता था, क्योंकि जो कैरेक्टर था सूरज, उसका काम ही था जो अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडीज़ आती हैं वहाँ पर, उनकी आखिरी फ़ोटो लेके उनके परिवार को देता था वो, और उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिलते थे। अब ये वो काम तब से कर रहा था जब मोबाइल वगैरह नहीं आए थे। लोगों को ये होता था कि बस अंतिम फ़ोटो जो है वो मिल जाए तो याद के लिए रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे फ़ोन आ गया तो लोग फ़ोन वगैरह से यूज़ करने लगे, कैमरा, वो सारी चीज़ें। तो मेरा काफ़ी वक्त वहाँ बिताने को मिला। तो और वो ऐसा घाट है कि जहाँ पर डेथ को भी ना, जैसे हम लोग कभी कभी डेथ देखते हैं, डेड बॉडीज़, ये सारी चीज़ें तो रोज़ हमारा सामना नहीं होता, तो हमारे लिए बहुत लार्जर देन इस तरह का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब आपके पास सामने से ऑलमोस्ट हर 4-5 मिनट में एक डेड बॉडी निकल रही है और आपके सामने 5-7 चिताएँ एक साथ जल रही हैं, और कई लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी है शवों का अंतिम संस्कार करना, उससे रिलेटेड, तो वहाँ पर फिर डेथ वो नहीं बचता है, इतना महिमा मंडन नहीं होता वो उन चीज़ों का। तो उनकी नज़र से इन सब चीज़ों को देखना वहाँ चुपचाप बैठकर कि ये लोग तो ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं जैसे हम लोग करते हैं कि हे भगवान कोई क्या चला। हो गया? हाँ। जैसे ज़िंदगी नॉर्मल है वैसे डेथ भी नॉर्मल है ना, वो भी एक सच्चाई है। पर ये इसका एहसास मुझे सबसे पहली बार बनारस के लोगों को देख के हुआ, उस घाट पर बैठ के जब देखा मैंने अंतिम संस्कार जिस रूटीन तरीके से करते हैं वो, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली जिनके परिजन गए हैं उनके लिए होगा, लेकिन एक जो स्वीकार्यता है मृत्यु को लेकर के या ज़िंदगी के उस पड़ाव को लेकर के भी, वो कमाल की है। रुचिर अरुण जैसे डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है, जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? अरे बेहतरीन आदमी है रुचिर। कुछ यूनिक चीज़ें उनके बारे में सबसे बताएं। अच्छी बात यह है कि वो उसके अंदर एक बच्चे की एक्साइटमेंट है, और
और ये अभी से नहीं है, मैं उनको तकरीबन अब 10-15 साल हो गए जानते हुए। तो अपने काम को लेकर के, अपने सीन्स और शॉट्स को लेकर के वो इतना एक्साइटेड होते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप सेट पर ना एक्साइटमेंट की कमी आपको नहीं होगी, बिकॉज आपका डायरेक्टर जो कि यस और नो, ओके और नॉट ओके कह रहा है टेक्स को, वो खुद इतना एक्साइटेड और इन्वॉल्व होता है। तो अगर वो कोई जोक लिखेंगे तो पहले खुद हंसेंगे अच्छा। जी भर के और सबको सुनाएंगे, जो मेन एक्टर्स होंगे जो इस इन्वॉल्व होंगे, पकड़ पकड़ के ये देखिए देखिए ये सुना। उसके बाद अच्छी बात यह है कि वो आपको वाकई जगह देते हैं। मुझे याद है घर वापसी जब मैं कर रहा था उनके साथ, तो सीन में लिखा हुआ था कहीं पर कि आंखें नम हो जाती हैं और क्राई जैसे कर, कई बार इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। हम्म। तो सीन के जस्ट पहले वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार तुझे क्या लगता है यहाँ पे रोना चाहिए उसको, मतलब ये लिखा हुआ वो ठीक है लेकिन रोना चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि मैं वाकई बता रोना चाहिए कि नहीं, तो मुझे लगा कि अच्छा ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं इन्वॉल्व करने की, रियली वांट्स माय ओपिनियन। मुझे लगा नहीं यार, रोना अगर आ गया बातचीत में, जैसे कोई प्लान करके नहीं रोता ना कि अब मैं यहाँ पर रोऊंगा ये बात कहते कहते। अगर कोई चीज़ आप कहीं पहुँच जाते हो कॉन्वर्सेशन में, आपके आंसू निकल जाते हैं। मैंने कहा वैसा होना हुआ तो हो जाएगा, लेकिन वैसे प्लान करके नहीं रोते, नहीं तो फिर वो अलग ही एक्टिंग हो जाएगी। तो वी डिसाइडेड टू डू दैट सीन उस तरीके से। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो रुचिर की बहुत बढ़िया है कि वो आपको बहुत स्पेस देते हैं एक्टर्स को, और वाकई सुनते हैं। कई बार दूसरा एक्टर कोई फंस रहा है किसी सीन में, और एक्टर्स भी क्या है तो फॉर्म होता है, जैसे क्रिकेटर्स का फॉर्म होता है बैट्समैन का, कि जब आप अपने फॉर्म में हैं तो आपके सामने फिर कोई भी बॉलर आ जाए, किसी भी स्पीड से बॉल आ जाए, आपका लग ही जाता है बैट। और जब फॉर्म ख़राब होता है तो आपकी टांगें काँपती हैं। वैसे ही एक्टर्स का भी मुझे लगता है कभी कभी फॉर्म दिन ख़राब होते हैं, या फिर तैयारी नहीं कर पाया, लाइनें उसको याद नहीं हैं, या फिर कुछ और अचीव करना चाह रहा है, उसमें एक्टर फिर थता फड़फड़ाने लगता है। तो वो दूसरे एक्टर के पास आएंगे और समझने की, क्योंकि वो खुद एक्टर नहीं है, तो जिसके ऊपर भी उनको ट्रस्ट है, उसके पास आके वो पूछेंगे कि यार मेरी हेल्प, थोड़ा सा ये बता सकता है कि क्या हो रहा है, हाउ कैन आई हेल्प हिम। ये जो सवाल है ना, ऐसा नहीं हुआ कि मजाक उड़ा रहे हैं उसका, ये ही विल कम एंड से कि यार ज्ञानी दिस इज हैपनिंग, हाउ कैन आई हेल्प हिम, व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव हिज वर्क उस दिन के लिए। ये बहुत अच्छी बातें हैं रुचिर की। एक्टिंग के टफ कंपटीशन को कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते रहने के लिए एक एक्टर या आप क्या करते हो? कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं। जो काम आपके लिए है वो आपको ही मिलेगा। आपका कंपटीशन अगर है तो आपसे है, कि आप खुद से है कि आप आज से 4 साल पहले जो जब आप काम करते थे, 5 साल पहले, या फिर पिछला काम जो आपने किया उससे बेहतर आप दे पा रहे हैं, खुद को इम्प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं। और वो कई बार ऑडियंस भी नहीं पकड़ पाती, सिर्फ एक एक्टर जानता है कि पिछले प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट के बीच में मैं ऊपर आया हूँ या नीचे गया हूँ। और वो पता चलता है आपकी कमिटमेंट से कि आप कितने एक्साइटेड थे, कितने कमिटेड थे शॉट पे, और सीन में जाने से पहले आपने कितनी तैयारी की, कितने सवाल आपके जहन में कौंधे उस कैरेक्टर को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर, कितने तरीक़ों से आपने ट्राई किया, उन लाइनों के सारे जो कहा जा रहा है वो, और जो नहीं कहा जा रहा है वो सब आपने समझा है कि नहीं। तो ये अगर आप सब कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन मुझे लगता है अपने आप से ही होता है मोस्टली। अभी आपको काम मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, बिकॉज यू मेंशन्ड कि अब मुझे ठीक ठाक जो कैरेक्टर चाहिए, जिस तरह के अच्छे काम चाहिए, अब आप लोग दे रहे हैं आपको। फर्स्ट टाइम आपको कब लगा कि नहीं अब मेरी पहचान बनने लगी है मेरे काम से लेकर? यार ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ऐसा एक दिन में नहीं होता है, मतलब होता भी होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे याद है जब हम क्राइम पेट्रोल वगैरह किया करते तो बहुत छोटा छोटा सीन मिलता था। एक सीन मिला रिपोर्टर का, माइक लेके, और रिपोर्टर ये देखिए यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है टाइप में, ख़त्म हो गया। जिसके साथ हो रहा है जो हो रहा है फिर आगे देखा जाएगा, आपका काम उतना ही था। या फिर तो इस तरह के छोटे छोटे पार्ट मिलते थे। फिर वहाँ पर जो उस एपिसोड, वो जो फॉर्मेट था, उसमें पुलिस काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हुआ करता था, वो मैं करने लगा। तो मुझे याद है किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि वन ऑफ द डायरेक्टर की, अब तो तुझे पहचानने लगे होंगे एयरपोर्ट्स पे लोग कहीं। तो मैं तब तक ट्रेन से ही चलता था, मैंने कहा एयरपोर्ट पे मैं गया नहीं अभी तक। ये भी एक अलग ही चैलेंज है मेरे हाँ, लिए। मुझे पता नहीं कि एयरपोर्ट पे लोग पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का पहचानते हैं लोग ऐसे। लोग देखते थे तो ये लगता था उनको कि इसको कहीं देखा है। अब उनको नाम याद नहीं आता तो कई बार आके पूछते हैं कि आप
अभी मैं आपसे जब इंटरव्यू करने आया तो एक सज्जन मुझे मिले, तो वहाँ दूर से देखते देखते फिर उन्होंने मुझे मेरे साथ पैन करने लगे कि इसको कहाँ देखा है यार, कहाँ पहचानता हूँ इसको। तो मुझे भी पता करना था कि आपका ऑफिस कहाँ है, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर ये जगह कहाँ पड़ेगी। तो मेरे सवाल का जवाब देने से पहले आपको मैंने कहाँ देखा है मैंने कहा आप वहाँ रहते हैं क्या, एक जगह का नाम बताया उन्होंने अपने घर के पास का। मैंने कहा नहीं नहीं, आपने शायद टेलीविजन में देखा हो। अच्छा, मैं भी श्योर नहीं होता हूँ कि वाकई देखा है कि नहीं, मैं कैसे बोल दूँ कि अरे मैं तो एक्टर हूँ आपने देखा ही होगा, वो ग्रांटेड नहीं ले सकते। ऐसा पहली बार तो पर मुझे लगता है गब्बर इज़ बैक जब रिलीज़ हुई थी, उसका एक सीन काफ़ी फेमस हुआ था। उस दौरान आपके आसपास वाले लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं या फिर ये कहना चालू करते हैं कि अरे अच्छा किया तूने, और ख़ासतौर पे जो आपके दोस्त होते हैं, जेन्युइन फीडबैक वहीं से मिलता हाँ, है। जो बिल्कुल वाकिफ़ हैं ना आपके, आप उनको इम्प्रेस करना मुश्किल होता है क्योंकि उनके सामने आप हंसे हो, रोए हो, चिल्लाए हो, लड़े हो, झगड़े हो, तो उन्होंने सब देख लिया आपका, तो आपको पता चलता है कि हाँ नहीं, कुछ बेहतर किया होगा आपने। कोई भी एक ऐसा, जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आप क्राइम पेट्रोल वगैरह में आप पहले काम करते थे, छोटे छोटे रोल करते थे। टाइप कास्ट इस इंडस्ट्री में कितना रियल है या ये एक मिथ है? बहुत रियल है, और वो सबके साथ होता है, डायरेक्टर्स के साथ होता है, सिनेमाटोग्राफर के साथ होता है, एक्टर्स के साथ होता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ भी होता है। सबको झगड़ा करना पड़ता है, मतलब खुद से लड़ना पड़ता है कि क्या होता है कि आपका कोई जो काम हिट हो गया ना, जिससे आप चल पड़े, लोगों को लगता है कि ये काम इससे बेहतर कोई नहीं करता क्योंकि सब ने कह दिया, सब ने हिट हुआ है, तो फिर उसके साथ पास वही फिल्में जाएंगी ज़्यादातर। जैसे आई एम श्योर जब वासेपुर कास्ट की होगी मुकेश छाबड़ा सर ने, तो उसके पास उनके पास बहुत सारे उसी तरह के, उसी बजट और उसी दुनिया के कैरेक्टर्स आए होंगे करने के लिए कि हाँ तो आप ही कर दो, या फिर सबकी एक इमेज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके अंदर भी बहुत बड़ा एक दायरा है जिस पे आप खेल सकते हो। तो टाइप कास्टिंग एक रियल चीज़ है, उससे झगड़े कैसे, ये एक सवाल है। कितने एक्टर लोग को काम मिल नहीं रहा है, राइट? हम्म, और मिल रहा है तो वो छोटे रोल्स मिल रहे हैं, हम्म, और वो इसलिए काम नहीं कर रहा है कि हम टाइप कास्ट हो जाएंगे। हम्म, तो मेरा पॉइंट ये है कि वो काम ही नहीं करेगा तो फिर एक्सपीरियंस में काउंट कैसे करेगा उस चीज़ को? क्योंकि दिखाने के लिए, पोर्टफोलियो के लिए भी तो आपके पास अपना वर्क का एक्सपीरियंस दिखाना होगा ना। और अब आप सोच रहे हो कि मुझे डायरेक्टली एज ए लीड एक्टर मुझे ये दे मुझे चांस करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं। तो क्या लगता है इसको कैसे हैंडल करना चाहिए एक्टर को? एक बात आप स्वीकार कर लीजिए कि जो पहले आपके शुरुआती काम होंगे, कास्टिंग जो होगी वो उस बेसिस पे होगी आप कैसे दिखते हैं। हर इंसान का एक पर्सोना होता है, एक पर्सनालिटी होती है कि आपसे मिलेगा कोई तो आपके बारे में अगर दो लोग बात करेंगे, दो लोग पहली बार मिलें तो आपके बारे में जो राय बनेगी उनकी मोरलेस सेम होगी जो पहली बार आपने दिखाया। फिर आपको वैसे ही कैरेक्टर्स करने पड़ेंगे, बहुत टाइम तक करने पड़ेंगे और उसमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टर होंगे जिनके पास वो एक्सेसिबिलिटी उसकी भी नहीं, वो पहली फिल्म बनाना चाहते हैं, कम बजट है, लेकिन वो चाहते हैं थोड़ा सा नोन फेस हो, तो वो शायद आपके पास कुछ ऐसा कैरेक्टर लेके आ सकते हैं जैसा आपने नहीं किया है, या फिर उनकी कहानी ऐसी है कि दिखता तो ऐसा लेकिन है ऐसा, तो वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है कुछ नया करने का। तो आप देखते रहिए कि अड़ मत जाइए कि मैं तो बस यही करूँगा, जब तक मुझे अलग कैरेक्टर भी चाहिए और मुझे बड़ी फिल्में भी चाहिए। आपको हो सकता है अलग कैरेक्टर करने का मौका किसी दूसरी जगह पर मिले, तो उसके लिए ओपन रहिए। इंडी फिल्म जो होती हैं, जिसको हम कहते हैं आर्ट हाउस सिनेमा, या इस तरह की छोटी बजट की फिल्में, बेसिकली वहाँ पर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं करने को आपको मिलते हैं। अभी तक आपको कोई भी इमोशनली डिमांडिंग कैरेक्टर्स मिला है? अगर मिला है तो आपने कैसे मैनेज किया उसे? सभी इमोशनल डिमांडिंग होते हैं, मतलब अगर कोई कैरेक्टर लिखा गया है सूरज भाई, तो वो उसकी कुछ इमोशनल डिमांड है, इसीलिए वो पेपर पर है। ऐसी कोई दिक्कत किसी कैरेक्टर की तैयारी में आई हो ऐसा तो नहीं है कि दिक्कत आई हो। वर्किंग में दिक्कत आ सकती है कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या इंटरप्रिटेशन है वो डायरेक्टर के साथ मैच नहीं हो रही है, तो फिर आपका जो वर्किंग एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे गड़बड़ होगी। फिर वो हुआ है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी कैरेक्टर को तैयार करते टाइम फिर थक जाए, कई बार एक्टर बोलते हैं तो थक गए थे, वैसा कुछ मिला भी नहीं मुझे ऑनेस्टली, इतना कुछ ड्रेनिंग।
और हाँ, और यार अभी तक ना ज़िंदगी ठीक ठाक जी ली है, तो आपको पता होता है कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है मिले, शायद मैं भी तलाश में हूँ कि कोई एक एडवाइस देना हो जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स लोग हैं हम्म, जो काम की तलाश में हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग, हम्म, तो सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या होगा? अपने आप से बहुत ईमानदार रहिए और ज़िंदगी को जीना मत छोड़िए। चाहे वक्त कैसा भी हो। हाँ, चाहे वक्त कैसा भी हो, और आप एक कई सारे किरदार पर्दे पे जीना चाहते हैं, लेकिन आपका जो असली खुद का एक जो ज़िंदगी की स्क्रिप्ट मिली, और आप खुद एक किरदार हैं, और कई सारे रिलेशनशिप्स के साथ आप हैं, माँ है, बाप है, गर्लफ्रेंड, वाइफ, दोस्त, वो उससे आप खुद को महरूम मत कीजिए, क्योंकि यही जो आपका बैंक है, जिनमें से आप कुछ लेके जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि इस तैयारी में कि लोग अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि एक्टर ज़िंदा रहे। ज़िंदा रहने का मतलब ये है कि जो जो दुनिया में होता है आपके आसपास, एक ज़िंदा इंसान के साथ जो जो होता है, अच्छा बुरा, भूखमरी, अमीरी, शैतानी, बदमाशी, सब कीजिए आप जिम्मेदारी के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्टर को ज़िंदा रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर ज़िंदगी में मर गया है तो फिर वहाँ तो क्या ही करेगा वो। मतलब जितने भी एक्सपीरियंसेस है उसको ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करते रहिए, सहेजते रहिए। ऐसा ना हो कि आपका कोई दिन खाली मतलब चला गया, सुबह उठे शाम को शाम हो गई और आपने कुछ इजाफा नहीं किया, अपने आप को और बेहतर तरीके से नहीं जाना। Okay. तो वो जो प्रिपरेशन होती है, कई बार एक्टर बाहर से तैयारी करते हुए नहीं दिखेगा आपको कि फ्लोर पे कुछ कर रहा है या फिर कोई एक्सरसाइज ज़ोर ज़ोर से कर रहा है। वो तैयारी कई बार अंदर चल रही होती है दिमाग में। आप आने वाले टाइम में किस तरह के कैरेक्टर्स को करना चाहोगे? कोई है माइंड में? एक तो मुश्किल है बता पाना सूरज भाई, लेकिन हाँ, मैं मोटा मोटा ये चाहता हूँ कि लोगों के दिलों तक जो पहुँचे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि ज़्यादा लोगों के दिलों तक पहुँचे, उनको ये लगे कि ये मेरी बात कर रहा है। और आप देखेंगे कि एक्टर्स अपनी फिल्मों से याद रखे जाते हैं, करेक्ट। है ना। आप हो सकता है कि बहुत बड़े सुपरस्टार हों, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हुए हैं हमारे यहाँ, जो कि जब वो थे तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, इस तरह की फिल्में हुआ करती थी उनकी, लेकिन फिर वक्त के साथ एज एन एक्टर वो याद नहीं रखे जाते। लेकिन कई सारे ऐसे एक्टर होंगे जिन्होंने कम फिल्में की हैं, लेकिन क्योंकि वो ऐसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, ऐसी कहानियों का हिस्सा रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स उनको मिले हैं कि वो फिल्में याद गिनी जाती हैं। एक्टर्स कम गिने जाते हैं, फिल्में गिनी जाएंगी। तो अब मेरी कोशिश ये है या फिर इच्छा ये है कि अच्छी कहानियों का हिस्सा आप बने, और उसमें कुछ ऐसे चरित्र हों जो आप करें और अपने समय की बात कर रहे हों। फिल्में आपको वो याद रखेंगे, वो फिल्में याद रहेंगी जो अपने टाइम को लेकर बात कर रही हूँ। केवल मनोरंजन करके आप निकल जाएंगे हंस खेल के, तो वो भी ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मनोरंजन एक अपने आप में पर्पस है। लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं और जिस दौर में हमारी जनता जी रही है, सोशली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो, कल्चरली हो, तो आपको एक एक्टर को अवेयर होना चाहिए कि इस वक्त में चल क्या रहा है, जो यूथ है या फिर जो हर एज ग्रुप किस दौर से गुजर रहा है। तो एक्टर को बहुत अवेयर होना चाहिए अपनी क्योंकि सोसाइटी। स्टोरीज भी उसी से रिलेटेड भी आ रहा है। उससे आए तो बेहतर होगा, क्योंकि आज से अगर मान लीजिए 100 साल बाद कोई जानना चाहे कि 2000 सन 2000 से लेकर 2020 तक इंडिया कैसे कैसे बदला, तो उसके पास हर साल एक फिल्म तो होनी चाहिए जिसने डॉक्यूमेंट किया हो अपने टाइम को। करेक्ट। अभी कई बार अगर मान लीजिए कोई अगर नहीं पढ़ रहा है इतिहास को किताबों से उस तरीके से, उसको नहीं मौका मिला, उतना प्रिविलेज नहीं है, तो उसने कम से कम 2 बीघा ज़मीन तो देखी होगी। उसको पता होगा कि यार, है ना, किसी ज़माने में खेती बाड़ी क्या होती है, या किसानों के लिए खेत की क्या अहमियत होती है, या फिर मजदूरों की क्या, मिल मजदूर क्या होते थे, मिल का क्या सिस्टम होता है। एब्सोल्युटली। आज हमको लगता है मिल मजदूर क्या हो सकता है लगे, लेकिन एक ज़माने में ये एक बड़ा तबका इसी में काम करता था। इसीलिए आपको कहानियाँ मिलती हैं जहाँ पर दीवार और इस तरह की। तो एक्टर को अवेयर होना चाहिए अपनी सोसाइटी के बारे में, जहाँ आप रह रहे हो उस वक्त पर क्या चल रहा है। अभी तक जो भी आपकी एक्टिंग की जर्नी रही है, अगर इसको 3 वर्ड में समराइज करना हो तो वो 3 वर्ड क्या होगा? हाँ, आई एम स्टिल ट्राइंग। अभी आई एम स्टिल ट्राइंग। आई एम स्टिल ट्राइंग। हाँ, वैसे 4 हो गया लेकिन 4 हो चलेगा। गए। आई एम स्टिल ट्राइंग। सुपर वॉइस ऑफ मालेगांव ने इस पे काम किया, राइट? उसकी कोई इम्पोर्टेंट
स्टोरीज जो आप बताना चाहो, मज़ेदार स्टोरी आपको मेरे पास नहीं मिलेंगी। कुछ लर्निंग्स जो आपको वहाँ से मिली हो। हाँ, लर्निंग्स हैं काफ़ी, क्योंकि रीमा जो इसके डायरेक्टर हैं, पहली बार मैं किसी सेट पे गया जहाँ पे कि काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। कि सुबह सारे एक्टर्स को सेट पे लोकेशन पे बुलाया जाता था, डीओपी, डायरेक्टर और एक्टर्स, और आपको पता होता था कि पहले कौन सा सीन करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। और एक रफ ब्लॉकिंग होती थी आपकी कि भाई अगर इस स्पेस में दो एक्टर्स के बीच में बातचीत होने वाली है, तो किसी सीन में किसी मोमेंट पे अगर आपको कुछ उठाना है, रखना है, तो आप अभी कर लीजिए, ताकि उसके हिसाब से फिर लाइटिंग और कैमरा वगैरह प्लेस हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि आप जब आएंगे तभी देखा जाएगा, फिर चेंज हो जाएंगी चीज़ें। तो उस तरह की चीज़ें बहुत कम थी वहाँ। एक्टर को काफ़ी पहले से पता हो जाता है कि अच्छा इतना टाइम मेरे पास है और ये वाला सीन हम करने वाले हैं। अच्छी चीज़ लगी मुझे वो। आप अपने रोल में ऑथेंटिसिटी वो लाने के लिए आप क्या करते हो? दो चीज़ें, एक तो आप जो रेफरेंस है वो अपनी ज़िंदगी से निकालें, ना कि फिल्मों से। आप ये कोशिश करें कि जिस दौर से ये कैरेक्टर गुजर रहा है, इसके आसपास या इस तरह की फीलिंग मैंने कब महसूस की थी। और अगर आपने ज़िंदगी जी जैसे मैंने कहा, तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस मिल ही जाएगा। और दूसरा ये कि डायलॉग्स को डायलॉग की तरह ना बोलें। मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे डायलॉग्स जो हैं वो बातचीत लगने चाहिए। जो रियल कन्वर्सेशन होता है, वो कला आपको विकसित करनी पड़ेगी कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो कौन सी चीज़, ऐसा क्या तरीका चेंज हो जाता है कि स्क्रिप्ट आते ही वो डायलॉग लगने लगता है। जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें, और जब मैं बोल रहा होता हूँ स्क्रिप्ट में पढ़ के या फिर डायलॉग याद करके, तो कौन सी ऐसी चीज़ें क्या बदल जाती है, वो डायलॉग लगने लगता है। वो या तो राइटिंग में हो सकता है कि राइटिंग, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, ना सुना हुआ है ना, उस तरह की चीज़ें। तो वैसा वाला, या तो राइटिंग की प्रॉब्लम है वो, या फिर एक्टर की प्रॉब्लम है कि वो एक्ट कर रहा है उसको, वो डायलॉग की तरह बोल रहा है। उसका मकसद वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये दो चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि एक तो रेफरेंस मेरी ज़िंदगी का हो, मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो कैसा महसूस क्या करता, करते हैं आप? हाँ। और अगर मुझे ये बात कहनी है, ये थॉट कहना है, तो कैसे कहता। वर्किंग विथ अ न्यू कमर और या फिर एक एक्सपीरियंस एक्टर के साथ अगर काम करते हैं, तो आप क्या फ़र्क वहाँ पे नोटिस करते हो आप? थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उनको कोई चीज़ बुरी ना लगे। आपको पहले देखना पड़ता है कि कौन से दायरे हैं आपके, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं और सारा माहौल उनके इर्द गिर्द होता है। तो वो एक नया एक्टर अगर है जो कंपैरेटिवली, तो वो उस बारे में अवेयर रहता है। मुझे लगता है उसकी ज़रूरत ना हो तो बेहतर है, वो सब ना करना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि आप काम पे ध्यान दें बजाय इसके। मुझे एक सवाल याद है, एफटीआई का जब एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, तो उसमें एक रिटन टेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसमें एक क्वेश्चन था कि अगर आपको कल को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को मिला, तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे। तो मेरा जवाब उस टाइम पे ये था कि भी यही था कि पहली चीज़ तो मैं ये भूल जाऊँगा कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में वो है, तब तक आपका फोकस इस पे नहीं रहेगा कि वो कैरेक्टर क्या है, मैं कौन हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो पिता हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं। जबकि मेरा फोकस इस पे होना चाहिए, बजाय इस पे कि वो बच्चन साहब बिल्कुल हैं, लेकिन वो पहले और बाद में है, करेक्ट, उस दौरान मुझे कैरेक्टर को याद रखना होगा, बिकॉज नहीं तो डाइवर्ट हो जाएगा फिर। करेक्ट। जब आप किसी बहुत नोन इस्टेब्लिश एक्टर के सेट के साथ काम कर रहे होते हैं, सेट पे होते हैं, तो आपको वक्त लगता है। एक आपके दिमाग का एक हिस्सा अवेयर होता है कि अच्छा मैं कहीं कुछ ऐसा ना कर दूं कि इन्हें है ना, इनकी शान में गुस्ताखी हो जाए, जो आप नहीं करना चाहते हो। ऑब्वियसली यू रिस्पेक्ट देयर बॉडी ऑफ वर्क, वो सारी चीज़ें, और आसपास का माहौल भी ऐसा होता है, सर हो जाता है थोड़ा। जबकि जो नया एक्टर आता है, तो अगर मुझसे भी नया है, बिल्कुल अभी आया है, उसका पहला ही सीन मिला है उसको, देन आई मेक श्योर कि जैसा मैंने महसूस किया था कभी या किया होगा, वैसा वो ना महसूस करे। तो फिर देन आई विल मेक श्योर कि मैं उसका इंतज़ार न करूं कि वो आए उन सारे दायरों को तोड़ करके और फिर मेरे से पहले हेलो बोले। अगर मुझे मैं पता है कि भाई इस वाले सीन में ये चाय वाले का कैरेक्टर कौन कर रहा है, मान लीजिए, तो जिसका काम सिर्फ इतना है कि चाय देना है, तो देन आई विल मेक श्योर कि वो उसके जाके मैं मिलूँ पहले। तो अभी रैपिड फायर क्वेश्चन हम पूछेंगे सर। चलिए। कोई एक एक्टर जिसके साथ आपको फाइट सीन करनी हो? जॉन अब्राहम के साथ चाहता था, कर लिया था मैंने। एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि मैं
एक्सीडेंट हो गया था मेरा उसमें एक्शन सीक्वेंस में, और जॉन सर के साथ काम करके मज़ा आया। कोई एक्टर जिसके साथ एक इंटेंस सीन करनी हो, आई वुड हैव लव्ड कि इरफान या नवाज सर। कोई वियर्ड सीन जो आपने देखा हो और आपको लगा हो कि ये था कि उस फिल्म में। इन हर फिल्म में एक आध सीन तो होता ही है ऐसा यार। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? एक्टर नहीं होता, शायद मैं रिपोर्टिंग वगैरह कर रहा होता कहीं यार, मैं जर्नलिज्म में होता। कोई ऐसा मूवी जिससे आप बार बार देखो फिर भी बोर नहीं होते? लंच बॉक्स मुझे बहुत पसंद है। बचपन में एक्टिंग के कीड़े कब काटे थे? बचपन में कब काटे थे? नहीं, बहुत बाद में काटे मुझे। ऑन सेट प्रैंक मास्टर कौन था, आप या कोई और? कोई और ही रहता है हमेशा, मैं नहीं रहता यार। स्क्रिप्ट पढ़ते ही किस चीज से तुरंत कनेक्ट हो जाता है, स्टोरी, कैरेक्टर या डायलॉग्स? स्टोरी, आई थिंक स्टोरी अगर अच्छी है तो फिर बाकी सब ठीक है। आपके लाइफ का सबसे फिल्मी मोमेंट कौन सा रहा है? फिल्मी मोमेंट रहा है जब शायद मेरी शादी हो रही थी उस टाइम पर। कोई ऐसी टीचर जिस पे आपका क्रश था? हाँ हाँ, अरे बहुत रही हैं। लास्ट रिंकू मैम थी। ओके, इस इंडस्ट्री में किस पे क्रश था आप? इंडस्ट्री में तो नहीं मिला यार मौका मुझे क्रश करने का। माधुरी दीक्षित मैम, बहुत उनका काम बहुत अच्छा लगता था। हम्म। और उसके अलावा वहीदा रहमान जी। एक कोई एक्टर जिनके साथ सीन पर जादू हो जाता है, उसके साथ काम करते हैं? एहसास के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग मेरी एहसास जना जो हाफ सी में है। लास्ट टाइम कब सेट पे इतनी हंसी आने लगी थी या रुक नहीं रही थी कि रीटेक पे रीटेक हो रहे हो किसी? शुरुआत में होता था ये सब मेरे साथ, लेकिन फिर वही है कि डांट वाट पड़ी, लोगों ने बोला कि क्या कर रहे हो यार। और ये सेट पे नहीं हुआ, ये प्ले में हुआ। मेरे टीचर थे अरविंद पांडे, ओके। तो रिहर्सल के दौरान हम लोग ऐसे निकल पड़े थे। कोई डायलॉग जो आप फिल्म में बोलना चाहोगे? जो लिख के दे दें वो बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। कोई वियर्ड हैबिट जो सिर्फ आपको ही ऑन सेट रहता है? हाँ, अगर मुझे आपने मेरे कैरेक्टर की दाढ़ी है तो मेरा एक हाथ यहीं रहता है। कोई एक्टर जिसके करियर ग्राफ से इंस्पायर्ड हो आप? इरफान सर, उनके काम से भी बहुत इंस्पायर्ड हैं। मतलब मैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। परफेक्ट फन डे फॉर यू, बीच, पहाड़ या बेड पे नेटफ्लिक्स विथ पॉपकॉर्न? पहाड़ यार, पहाड़ अच्छे लगते हैं, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक सुविधाएं हों। कोई एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ काम करने की दिल इच्छा है आपकी? यार इरफान सर के साथ बड़ा मन था कि कभी कुछ। अभी है कोई? जयदीप अहलावत। अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहे मेरे शो में तो किनको करोगे आप? मैं भेजूंगा अपने दोस्तों को कि तुम भी जाओ मज़े करके आओ। मैं करके आ गया। ओके, फिर भी कैन यू नेम? कॉल भुवन अरोड़ा, ही इज़ अ फन गाय टू टॉक टू। फर्जी में जो थे। कोई एक ऐसा कोट जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करता हो? कलाम साहब का था कि सपने वो नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सोने नहीं देते। वो हिट करता है कभी कभी आपको। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। आई एम श्योर कि जो भी इस फिल्म इंडस्ट्री के होंगे लोग, वो आपको सुनना चाहते हैं या फिर इस इंडस्ट्री में हैं जिनको उससे रिलेटेड नॉलेज चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करा है और आपने उसका आंसर बहुत ही बारीकी से दिया। थैंक यू सूरज थैंक भाई, यू सो मच फॉर मज़ा दैट। आया मुझे बात करके आपसे। तो आपको अगर कुछ भी ऑडियंस के लिए कहना है तो आप प्लीज़ गो अहेड। सूरज सर का चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर ये इंस्टाग्राम पर हैं तो इन्हें फॉलो करें। ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं मुझे लग रहा है, तो इन्हें प्रोत्साहन दें और बस मौज में रहें और क्या। तो मौज करने के लिए हम आते रहेंगे नेक्स्ट शो में भी, और ऐसे ऐसे आप पर्सनालिटीज़ को मैं बुलाता रहूँगा जिससे आप कुछ सीख सकें, मैं कुछ सीख सकूँ। यही मेरा मोटो है शो का। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट शो में मिलते हैं एक नए पर्सनालिटी के साथ। सी यू।